नमस्कार मित्रों, मैं ट्रोवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस ऑनलाइन लेक्चर में मैं मत्स्य यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट 3 में होप्स का अध्ययन करेंगे। हम होप्स के सामाजिक समझौते को पढ़ चुके हैं। अब हमें होप्स का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, संप्रभुता सिद्धांत देखना होगा। होप्स का संप्रभुता सिद्धांत क्या है और वो किस प्रकार बोंदा की संप्रभुता सिद्धांत से अलग है, उसकी अपनी क्या विशेषताएं हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इसको समझने से पहले हमें होप्स के सामाजिक समझौते को समझना पड़ेगा। इसलिए ये वीडियो देखने से पहले आपको होप्स का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत वाला जो वीडियो है वो आपको देखना होगा, वरना ये समझ में नहीं आएगा। संक्षिप्त में मैं बताऊं कि होब्स ने सामाजिक समझौते से पहले मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था का चित्रण प्रस्तुत किया। मानव स्वभाव के संबंध में उसको एक स्वार्थी, एकाकी, आत्म केंद्रित और सदैव लड़ना झगड़ने वाला भयभीत प्राणी के रूप में चित्रित किया और उसी के अनुरूप उसने एक अराजक, निरंतर असुरक्षित स्थिति का चित्रण किया, प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया, जिसमें मनुष्य भयभीत रहते थे, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए लड़ते झगड़ते रहते थे। और इन जो असुविधाएं थी, इनसे बचने के लिए, इन असुविधाओं से मुक्ति के लिए सभी मनुष्य मिलकर एक सामाजिक समझौता करते हैं और सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य नाम की एक संस्था की उत्पत्ति होती है। वो जो राज्य है, उस राज्य को सभी शक्तियाँ, सभी मनुष्य अपने सभी अधिकार और सभी शक्तियाँ सौंप देते हैं और उस राज्य का कार्य यह है कि वो सभी मनुष्यों के जीवन की, संपत्ति की सुरक्षा करेगा बाह्य व आंतरिक आक्रमणों से। उसका ये महत्वपूर्ण कार्य होगा। लोगों को उसके विरोध का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा। तो समझौते के परिणाम स्वरूप जो राज्य, निरंकुश राज्य की, जिसे होब्स ने लेवियाथन की संज्ञा दी है, मानवीय दैत्य की, जो राज्य होगा वो पूर्णतः निरंकुश होगा। तो उसी के अनुरूप, उसी को लेकर जो होब्स का संप्रभुता सिद्धांत है, चलिए शुरू करते हैं। होब्स के द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता का सिद्धांत उसकी सामाजिक समझौता सिद्धांत से प्रभावित है। होब्स के शब्दों में एक महत्वपूर्ण कथन है होब्स का कि व्यक्ति की रक्षा हेतु बिना तलवार के अनुबंध केवल शक्तिहीन कोरे शब्द ही है। यानी बिना तलवार के, यानी बिना शक्ति के जो समझौता है वो शक्तिहीन होगा, केवल कोरे शब्द मात्र ही रहेंगे। इसलिए जो समझौता है उससे जो सत्ता स्थापित की है उसको तलवार, यानी उसको संपूर्ण शक्तियाँ सौंपना आवश्यक है। समझौते से स्थापित संप्रभु सर्वोच्च सत्ता संपन्न और निरंकुश है। उसका प्रत्येक आदेश कानून है और उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण माना जाएगा। यानी उसका जो प्रत्येक आदेश होगा वो कानून होगा और जो भी कार्य करेगा वो क्या होंगे, न्यायपूर्ण होंगे। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। उसे जनता के जीवन को नियंत्रित करने का असीमित अधिकार प्राप्त है तथा जनता को किसी भी प्रकार से उसे चुनौती देने का या उसका विरोध करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यानी जनता को किसी भी प्रकार से कोई विरोध करने का अधिकार नहीं होगा। होब्स कहता है कि जनता का एकमात्र कार्य क्या है, संप्रभु के आदेशों का पालन करना, चाहे वो आदेश ईश्वरीय और प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध ही क्यों ना हो। जनता के लिए उसका पालन करना ही न्यायपूर्ण है और वैध है। यानी यहाँ देखिए आप, ईश्वरीय और प्राकृतिक कानूनों के ऊपर रख रहा है। ये जो कानून है, संप्रभु के जो आदेश है, उनको ईश्वरीय व प्राकृतिक कानूनों से अधिक मान्यता दे रहा है। यानी कि यदि वो कानून ईश्वरीय और प्राकृतिक कानूनों के विरुद्ध भी क्यों ना हो तो भी जनता को क्या करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए।
होब्स के अनुसार संप्रभु को जनता की संपत्ति छीनने का, यहाँ तक कि उसके प्राण लेने का भी अधिकार है, क्योंकि जनता की संपत्ति और प्राण उसकी सत्ता से ही सुरक्षित हैं। होब्स समस्त ऐसी संस्थाओं का विरोधी है जो संप्रभु की शक्ति को सीमित करने का प्रयास करती हैं। वह शक्ति के पृथक्करण एवं मिश्रित शासन व्यवस्था का भी विरोध करता है। शक्ति पृथक्करण का विरोध करता है, इसीलिए उसने संपूर्ण जो शक्ति है वो एक राजा में व्यवस्थित की, एक राज्य में व्यवस्थित की है। राजतंत्रात्मक व्यवस्था का समर्थन करता है। उसके अनुसार ऐसी व्यवस्थाएं अराजकता उत्पन्न करने वाली होती हैं। वह कहता है कि इंग्लैंड में उसके समय में होने वाले गृह युद्ध का यही कारण था, जिसकी वजह से लोग ये सोचते थे कि सर्वोच्च सत्ता राजा और संसद में विभाजित है। अतः होब्स जो है वो संप्रभुता को संपूर्ण अविभाज्य और असीम मानता है। और इसी को लेकर सेबाइन ने एक महत्वपूर्ण कथन भी कहा है कि होब्स ने संप्रभुता को उन समस्त अयोग्यताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया है जिन्हें बोंधा ने आवश्यक रूप से बनाए हुए था। होब्स के अनुसार संप्रभु के निम्नलिखित कार्यों से उसकी असीमित और निरंकुश शक्तियों का परिचय मिलता है। वह जनता के विचारों और सिद्धांतों का नियंत्रण करे, उसे जनता की संपत्ति पर पूरा अधिकार है और वह अपनी इच्छा अनुसार छीनने का भी अधिकार रखता है। संप्रभु को अपने प्रजाजनों के सब विवादों के निर्णय करने का अंतिम अधिकार है। उसे अन्य देशों से युद्ध छेड़ने और संधि करने का तथा अपनी नीति को क्रियान्वित करने के लिए प्रजाजनों के संपूर्ण साधनों पर पूर्ण नियंत्रण करने का भी उसे पूर्णतः अधिकार होगा। संप्रभु शासन के सब अधिकारियों की सत्ता का मूल स्रोत होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि होब्स का जो प्रभु सत्ता का विचार है वो बोंदा के विचार से महत्वपूर्ण भेद रखता है। कैसे? बोंदा जो था उसने प्रभु सत्ता पर ईश्वरीय नियम और प्राकृतिक नियम तथा राज्य के जो मौलिक नियम हैं 3 प्रकार के प्रतिबंध स्वीकार करता है। यानी प्रभु सत्ता पर उसने ईश्वरीय और प्राकृतिक नियमों का प्रतिबंध लगा दिया है, किंतु होब्स अपनी प्रभु सत्ता पर ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं मानता है। बोंदा के मत अनुसार राजा को प्रजा की निजी संपत्ति छीनने का कोई अधिकार नहीं है। होब्स उसे यह अधिकार प्रदान करता है। बोंदा का संप्रभुता सिद्धांत एक अपूर्ण सिद्धांत था। होब्स ने उसे सभी मर्यादाओं से मुक्त करके पूर्णता प्रदान की है। इस प्रकार होब्स की जो प्रभु सत्ता की धारणा है वो असीमित संप्रभुता की धारणा है। निरंकुशता और अविभाज्यता उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। उसका स्वरूप कानूनी है। राज्य के समस्त शासन संचालन में संप्रभु सर्वोच्च है। वही विधि निर्माता है, वही विधि को लागू करने वाला है तथा वही मुख्य न्यायाधीश है, यानी मुख्य न्यायाधिपति है। यानी वो ही विधायिका है, वो ही कार्यपालिका है और वो ही न्यायपालिका है। होब्स शक्ति के पृथक्करण में विश्वास नहीं रखता है। उसका संप्रभु धरती पर ईश्वर की तरह शक्तिशाली है, सैनिक और असैनिक शक्तियों का एकमात्र अधिष्ठाता है। राज्य का संपूर्ण प्रशासनिक वर्ग उसके द्वारा नियुक्त किया जाता है और अपने कार्यों के प्रति वो किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं होता है। वही उन्हें अपने पद से हटा सकता है, यानी वो खुद ही अपने आप को पद से हटा सकता है। यह नहीं कि राज्य के द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी सम्मान व उपाधियों का प्रदान करता भी कौन है? संप्रभु। यानी राज्य के द्वारा जो सम्मान उपाधियाँ दी जाती है वो भी किसके द्वारा प्रदान की जाती है? संप्रभु के द्वारा ही प्रदान की जाती हैं। सभी जो समस्याएं हैं उनके संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भी उसे ही है। अतः होब्स के संप्रभु के राज्य में व्यक्तियों को न तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, न उनमें उसमें उसकी व्यवस्था ही है। संप्रभु के आदेशों का पालन करने के अतिरिक्त नागरिकों को और किसी भी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तो अंततः हम कह सकते हैं कि होब्स का संप्रभु शासन और प्रशासन के सभी क्षेत्रों में सर्वोच्च और निरंकुश है और राज्य सत्ता का प्रयोग करके नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर सकने का अधिकारी और सामर्थ्यवान
है। तो अंततः कहेंगे कि वेबर ने ठीक ही लिखा है कि होब्स की कृति राजनीतिक विचारों के इतिहास में संपूर्ण संप्रभुता की प्रथम व्याख्या है। यानी हमारे जो राजनीतिक इतिहास की शुरुआत होती है उसमें संपूर्ण संप्रभुता का जो विचार है वो सबसे पहले किसने दिया है? होब्स ने दिया है। और उसने समझौते के माध्यम से ऐसा निरंकुश संप्रभुता है, संपूर्ण संप्रभुता का विचार प्रस्तुत किया, कानूनी संप्रभुता का विचार प्रस्तुत किया, क्योंकि उसका जो संप्रभु है वो ही कानूनों का निर्माता, क्रियान्वयन करता और उनका न्यायाधीश होता है। तो होब्स ने अपने समझौते के माध्यम से एक ऐसे निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की जिसके पास संपूर्ण शक्तियां हैं और जनता को उसके अधिकार का किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। ये है होब्स का संप्रभुता का सिद्धांत। हमने होब्स के समझौता पढ़ लिया, प्राकृतिक अवस्था, मानव स्वभाव पढ़ लिए, प्राकृतिक अधिकार, कानून संबंधी विचार हमने पढ़ लिए, संप्रभुता सिद्धांत भी हमने पढ़ लिया। अब होब्स में जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बचता है वो है होब्स का व्यक्तिवादी सिद्धांत। ये इसमें एक अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनके ऊपर हम अगला वीडियो देखेंगे। तो आप परीक्षा में प्रश्न तैयार करने से पहले इसको अच्छे से तैयार करें। होब्स लोक रूसो में से प्रश्न जरूर आएंगे, बड़े प्रश्न भी आएंगे और छोटे प्रश्न भी आएंगे। इसलिए तीनों ही विचारकों को आप अच्छे से तैयार करें, अच्छे से पढ़ें, इनके समझौता सिद्धांत को समझें, इनकी जो बारीकियां हैं और इनमें जो अंतर है उनको भी आप जब आप तीनों पढ़ लें तो इनमें अंतर स्पष्ट करके एक तालिका के माध्यम से समझने का प्रयास करें, ताकि इन तीनों की जो बारीकियां हैं उनको आप समझ सकें। और ये जो मैं आपको लेक्चर तैयार कर रही हूँ इनके ऊपर बड़े सवाल आने की निश्चित रूप से पूर्ण संभावना है, इसलिए इनको अच्छे से आप तैयार करें। धन्यवाद।